রেকর্ডিং স্টার্ট করেছি। হ্যাঁ, তুই বলিস। হয়ে গেছে স্যার। ওকে, ঠিক। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, तो बेसिकली आज क्या बताऊंगा सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे डिस्कस करना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे क्या बताएंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव में एज वेल एज सीएसईए में फाइनल में ये टॉपिक डिस्कस होता है। concept is that sir, foreign trade policy is a very interesting and important point from India's economic point of view, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है इसका सर? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि फॉरेन ट्रेड के ऊपर बेस करके मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। पहले सबसे पहले आपको फॉरेन ट्रेड समझने के लिए फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर कुछ फैक्ट जानना चाहिए। फैक्ट इन द सेंस, मतलब ये जो इंडिया है, हमारा कंट्री जो है इंडिया, ये कंट्री बहुत पुराना कंट्री, मतलब अगर मैं वेस्टर्न नेशंस के साथ कंपेयर करूँ तो इंडिया इज़ अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। इवन दुनिया का पहला सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन माना जाता है। उसका एक प्रमाण भी है आज भी। प्रमाण के स्वरूप अगर आप मोहनजोदाड़ो वगैरह के आ जाओ तो वो अलग बात, बट जो मिला है अभी तक, ऐसे बहुत सारा चीज़ अगर ढूंढने से और मिलेगा, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप बनारस को भी देखते हो, काशी, हाँ वाराणसी, वो बहुत पुराना है, मतलब इवन मिसर से भी पुराना है। ठीक है, मतलब मिसर तो खत्म हो चुका है, मिसर का पुराना जो सिविलाइजेशन है, बट वाराणसी स्टिल सर्वाइविंग। तो इंडिया का ये जो सर्वाइविंग कॉन्सेप्ट है ना, बहुत पुराना है। लेकिन कॉन्सेप्ट में इसलिए पुराना बात थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि सर्वाइविंग कॉन्सेप्ट में फॉरेन ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फॉरेन ट्रेड का अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे याद आता है सर सिल्क रूट। ठीक है, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा में जो सिल्क रूट हुआ करता था, इवन आफ्टर क्राइस्ट में भी, मतलब सी में भी, तो सिल्क रूट के थ्रू से जो बिजनेस होता था, इवन आज भी अगर आप नेपाल, भूटान या फिर सिक्किम के आसपास जाओगे, ओल्ड सिल्क रूट अभी भी नजर आता है। सिल्क रूट और कुछ नहीं, फ्रॉम चाइना टू यूरोपियन नेशन जाने का एक रास्ता है, जिसके थ्रू से ट्रेडर लोग अपना देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में सेल करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज करता था। इंडिया में लैंड रूट से ज्यादा वाटर रूट, मतलब स्पेशली जब से शिप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया का तीनों तरफ पानी है ना, तो फॉरेन ट्रेड में इंडिया का पॉपुलैरिटी बढ़ा जब से वाटर रूट डिस्कवर हुआ। सीरियसली सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब से वाटर रूट डिस्कवर हुआ शिप के थ्रू से, तब से इंडिया का ये न्यू सिल्क रूट मिला, और वही दुनिया का मतलब लैंड रूट से भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। और आज भी शिप रूट दुनिया का बिजनेस का सबसे बड़ा कारनामा करता है। मतलब दुनिया में पूरा वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का मोर देन 90% ट्रेड, तो मोर देन क्या, मतलब ऑलमोस्ट 100%, मतलब एयर के थ्रू से हाल, मतलब कितना ही ट्रेड होता है, जो भी ट्रेड होता है लैंड के थ्रू से थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेड होता है इंटरनेशनली शिप के थ्रू से। और जब से ये शिप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इंडिया का डिस्कवरी में इंडिया का सिल्क रोड बहुत पॉपुलर हो गया सर। चलो सर, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का क्या कॉन्सेप्ट? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर में करेंटली इंडियन गवर्नमेंट का क्या रूल्स रेगुलेशन है, ये तो जानना है। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा इंडियन फॉरेन ट्रेड का करंट सिनारियो और थोड़ा हिस्टोरिकल सिनारियो में कुछ बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको पॉलिसी में डिटेल्स में लेके चलूंगा। ठीक है, चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चौथा स्क्रीन शेयर है। सर। तो चलो देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। ठीक है, इकोनॉमिक लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, जो सीएस एग्जीक्यूटिव में लेसन 9 के अंदर आता है, या फिर सीएसई में फाइनल लेवल में भी इसको अलग से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से, और सीए इंटर में इकोनॉमिक्स के अंदर, सीए इंटर में, सीए इंटर इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक बहुत ही पॉपुलर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड उसका प्रोसीजर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जानना क्या पड़ता है सर? सर इसमें दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, जिसमें आपका फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर। ठीक है,
पॉलिसी प्रोसीजर जानने का सबसे बेस्ट है कि आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट्स हैं तो वहाँ पर जाओगे ना, आपको एकदम करेंट रूल्स रेगुलेशंस अमेंडमेंट के साथ सारा मिल जाएगा। जिनको रियल लाइफ में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जानना है, मतलब यहाँ पर भी आप जानोगे बट वहाँ पर सारा अपडेट आपको मिल जाता है। एंड टू अंडरस्टैंड आपको यहाँ पर मैं जो चीज़ मेनली बताऊँगा, ऐसे ही आप देख सकते हो, कैपिटल गुड्स, काउंटर ट्रेड, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्टेटस ऑर्डर होल्डर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, हार्मोनाइज सिस्टम। ठीक है, ये हार्मोनाइज सिस्टम के बारे में मैंने जीएसटी में बहुत बात किया सर। HSN कोड होता है, जो लोग जीएसटी क्लास करते हैं या किया है, ये तो था, याद है तेरे को HSN कोड के बारे में, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर सुने से? হ্যাঁ স্যার, টার্নওভারের উপর ডিপেন্ড করে। यस, ठीक है, अलग अलग गुड्स का अलग अलग HSN कोड होता है। तो ये सब की कॉन्सेप्ट्स है एंड इम्पॉर्टेंट है सर। इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जानना, गवर्नमेंट का करंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बात करना, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में जानना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात करना, सर्विस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करना। ठीक है, फिर आपके साथ ड्यूटी एग्जाम्पशन एंड रेमिशन स्कीम में बात करना, मतलब किस चीज़ में ड्यूटी में क्या एग्जाम्पशन है वगैरह वगैरह। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EOU। ठीक है, जैसे आप लोग SEZ के बारे में जानते हो ना, उसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह एक भी कॉन्सेप्ट चलता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, जहाँ पर मतलब ऐसा ऐसा यूनिट बनाया जाता है, SEZ में बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए ही बनाया जाता है। तो EOUs में भी बात करना है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके बारे में जानना है। और दो रेगुलेशंस का एरिया है, एक आपका 1992 का एक एक्ट है और एक आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का प्रोसीडियर का एक एरिया। तो ये मेनली आपका फोकस एरिया, बट ये फोकस एरिया को समझने के लिए आपका बैकग्राउंड क्लियरेंस पहले जरूरी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर में लेके जाता हूँ। अब बैकग्राउंड क्लियर में मैं क्या बताऊंगा आपको सर? बैकग्राउंड क्लियर में आपको मैं ये बताना चाहता कि आपको पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, यू मस्ट नो फर्स्ट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। सर एकदम रिसेंट डेटा से आपको मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से बाहर जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जाता है और बाहर से इंडिया में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है। ठीक है सर, मतलब बेसिकली सिंपल बात है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, तो ये बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कहानी है। यस ज्योति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक, तो बेसिकली ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन बैकग्राउंड है, ये मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही बना हुआ है। लेकिन सर आपको ये जानना चाहिए सर, यू मस्ट नो कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये 2 दिन पहले का बात है क्या? सर 2 दिन पहले का बात नहीं है। इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कहानी है ना, ये बहुत पुराना कहानी है, वेरी ओल्ड कहानी, आज का बात नहीं है सर। कम से कम क्या बताऊं आपको, 2000 दो 2500 3000 साल पुराना कहानी है। ठीक है, लेकिन उतना पुराना कहानी में जाके क्या फायदा। मैं आपको ये बताता हूँ, जितना आपको जानना चाहिए उतना बताता हूँ करेंटली। जैसे करेंटली इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉन्सेप्ट चलता है, ये कौन गवर्न करता है? ये देखता है सर, एडमिनिस्ट्रेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एंड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया जाए सर, फॉरेन ट्रेड अकाउंटेड फॉर 48.8% ऑफ इंडियाज GDP। आप इमेजिन कर सकते हो सर, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इंडिया का टोटल इकोनॉमी का मतलब GDP का 48.8% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बेसिकली वो रखता है। मतलब इंडिया का जो टोटल GDP आपको नजर आ रहा है ना, जैसे ये 3.5 ट्रिलियन का जो करंट GDP है हमारा, नॉमिनल GDP। ठीक है, इस 3.5 ट्रिलियन GDP में 48% ऑफ द टोटल GDP फॉरेन ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। और फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है सर? फॉरेन ट्रेड का मतलब है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब इंडिया का अगर मैं करंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आपको बताऊं, फिर इंडिया का रिसेंट जो 21-22 का डेटा निकला था,
उसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है 421.894 बिलियन डॉलर का, ठीक है, और इंडिया इंपोर्ट करता है 612 बिलियन डॉलर का। तो डेफिसिट है सर, डेफिसिट, यस देयर इज अ डेफिसिट, बट डोंट वरी, आपको इतना भी पता होना चाहिए सर, यूएस जैसे इकोनॉमी भी ना वो भी डेफिसिट में चलता है, ठीक है, यूएस का इकोनॉमी भी डेफिसिट है, बट फिर भी यूएस के पास एसेट बहुत है, ये उसका थोड़ा सा अच्छा बात है, बट इंडिया भी कुछ कम नहीं है आजकल, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमी भी देखोगे ना, उसका भी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, इंपोर्ट वो भी ज्यादा करता है, हम लोग बिलियन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यूएसए ट्रिलियन में करता है, ट्रिलियन में, ठीक है, काफी ज्यादा करता है, ठीक है। मुझे यूएस के साथ अभी कंपेयर नहीं करना है, मुझे बस आपको इतना बताना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे देश का फॉरेन ट्रेड डिपेंड करता है, दैट इज माई पॉइंट। ना क्वेश्चन इज दैट सर, फॉरेन ट्रेड अकाउंटेड फॉर 48.8% ऑफ द इंडिया जीडीपी, जो 2018 में था, 2020-21 में और बढ़ गया होगा, मतलब ऑलमोस्ट 50%। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भारत का ये जो ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड कॉन्सेप्ट क्या रिसेंट है? नहीं सर, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर। क्यों ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्यों सर? आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो पता है ना, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड का एक अप टू 1500 तक, मतलब 1500 साल, मतलब नॉट जस्ट टुडे, इवन लास्ट 1500 ईयर्स अगर आप देखोगे दुनिया के साथ, मतलब इफ यू कंपेयर इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड्स एनी अदर इकोनॉमी, आपको क्या मिलेगा पता है, जानते हो? वर्ल्ड जीडीपी का 30%, मोर देन 30% इंडिया अकेला कंट्रीब्यूट करता था, वर्ल्ड इकोनॉमी का मोर देन 30%। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये डेटा मिल जाना चाहिए, अगर मिल जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ सर। यस सर, आई थिंक मैं पहले भी दिखाया, ठीक है। जस्ट लुक एट, ये वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा है, जस्ट लुक एट सर, जीडीपी परसेंटेज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1 CE टू 1500 सी। तो ये जो जीडीपी का परसेंटेज आप देख पा रहे हो ना सर, मतलब ये जो एरिया है, मतलब 1 CE मतलब क्रिश्चियन एरा टू 1500 क्रिश्चियन एरा, 1500 साल, इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा था, 30% से भी ज्यादा, मतलब इंडिया अकेला ही इतना जीडीपी क्रिएट करता था, जहाँ पर यूएस, चाइना, चाइना कंपटीशन में जरूर था, बट मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप काफी पीछे था, बहुत नीचे था। तो क्वेश्चन इज दैट कि सर इसका मतलब ये है कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का कोई नया बात नहीं है, यस ना, यही मैं कहना चाहता और कुछ नहीं, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड इंडिया का कोई न्यू मैटर तो है नहीं, इट्स अ वेरी ओल्ड मैटर। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, तो सर इंडिया किस तरह से रिसेंट ट्रेंड में चेंजेस हुआ? सर बेसिकली देखो, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन सेमी ऑटोनोमस डिप्लोमेटिक रिलेशन, इट हैड कॉलोनीज, है ना, हमारे देश में कॉलोनीज होता था, एडल सेटलमेंट, है ना, ब्रिटिश का, पोर्तुगीज का, फ्रांस का, ठीक है, स्वीडन का, ठीक है, फिर आपका डेनमार्क का, पूरा भारत में यूरोपियन कॉलोनी भरा पड़ा था, to who sent and received full missions and was a founder member of both League and Nations and United Nations. After India gained independence from United Kingdom in 1947, it soon joined Commonwealth nations and strongly supported independence movement in other colonies. Even India दूसरे colonies जहाँ जहाँ और भी colony था, like इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में colony था, ठीक है, वहाँ पर revolutions में इंडिया पार्ट लिया, पार्टीशन ऑफ वेरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ठीक है, जैसे कि कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन रहा है, ठीक है। तो इवन इंडिया सोवियत यूनियन के साथ बहुत ही क्लोज एली रखता है ड्यू टू आवर डिफेंस कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट इज दैट इंडिया का ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रिसेंटली मोदी जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड पॉलिसी लिया, आपने देखा सर, जो सोवियत यूनियन उस जमाने में था, आज वो रशिया है, एक्चुअली सोवियत यूनियन टूट गया, अभी रशिया है, ठीक है, सोवियत यूनियन टूट के बहुत सारा कंट्री था ना रशिया के नीचे, ठीक है, आप लोग शायद जानते हो। कहने का मतलब ये है, ये रशिया के लिए बहुत दुख का विषय है, रशिया बहुत चिंता में पड़ जाता है कि मेरा वापस चाहिए मुझे अपना टेरिटरी। बट ये जो कंट्री था ना सर, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब कंट्री एक्चुअली रशिया के, मतलब सोवियत यूनियन का पार्ट था, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा कंट्री था,
तो ठीक है, मैं उस मैटर पे और अभी नहीं जाऊंगा। बस कहने का मतलब ये जो काजाकिस्तान, ठीक है, ये सब रशिया का ही पार्ट, सोवियत यूनियन का पार्ट बनता था। ओके, अब सोवियत यूनियन पे और बात नहीं करना है। मैं बेसिकली आपको इतना कहना चाहता कि आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है आपका, मतलब आप किससे कितना सपोर्ट लोगे नहीं लोगे। जैसे करेंटली यूएस के साथ भी इंडिया का रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ड्यू टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ अराउंड 100 सी, क्रिश्चियन एरा के 100 सी में क्या हुआ सर, द पेरिप्लस ऑफ Erythraean Sea is a document written by anonymous of sailor from Alexandria about 100 CE describing trade between countries including India। ठीक है, वहां पर भी कुछ इतिहास मिलता है, ठीक है, हिस्ट्री जहां जहां मिलेगा। 1500 में क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया। 1500 में क्या हुआ, इंडिया इतना डेवलप कंट्री था, इसका भारत का जो एज पर हिस्ट्री जो मिला है अभी तक का डेटा, उसमें पहला पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, जो पहला यूरोपियन भी है, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर वास्को दा गामा। वास्को दा गामा, ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो सर। वास्को दा गामा इंडिया में पहुंचा था, कहां पर, कालीकट में। जानते हो सर कालीकट मतलब आज का, कालीकट मतलब आज का कौन सा एरिया रहता था? सर एक कोझीकोड। कोची एरिया, दिस एरिया, इस एरिया में वास्को दा गामा आया था। और वास्को दा गामा 1498 में यहाँ पर पहुंचने के बाद, 1498 में यहाँ पर पहुंचने के बाद भारत का इंटरनेशनल बिजनेस विद यूरोपियन नेशंस, इवन नॉट जस्ट यूरोपियन नेशंस, विद एनी अदर नेशंस, मतलब क्या बताऊं, यूरोप तो लूटा सर, क्या बताएं, मतलब यूरोप बहुत प्रॉफिट किया, ठीक है, भारत समझ नहीं पाया, बहुत बहुत प्रॉफिट किया, बट यस भारत को भी कुछ मिला, बट मैक्सिमम प्रॉफिट वो लोग लेके गया। बट आप यू कैन सी इट हियर, as the first European to ever sail to India, the tremendous profit made during this trip made the Portuguese eager for more trade with India and attracted other European navigators and tradesmen. Pedro Alvarez Cabral left for India 1500 and established Portuguese trading post in Calicut and Cochin. Cochin मतलब modern day Kochi. Returning to Portugal in 1501, क्या लेके गया था जानते हो? तो वास्को दा गामा बोल के गया और फिर ट्रेडर के हिसाब से पेड्रो आ गया, पेड्रो अल्वर्स। वो आके पीपर, जिंजर, सिनामोन, कैडाबॉम, नंतमेग, मेस एंड क्लोव्स, और जो प्रॉफिट उन लोगों ने किया बेसिकली मसाला इंडस्ट्री, स्पाइसेस। इंडिया को दुनिया का स्पाइस हब आज भी कहा जाता है सर, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया का फॉरेन ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपियन के साथ स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन आया सर इंडिया में 1991 में, जिसका इफेक्ट हम लोग आज देखते हैं। 47 के बाद इंडिया बेसिकली क्लोज्ड हो गया था। 47 के बाद इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी हो गया था, फॉरेन के साथ बिजनेस करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, इंडिया वाज क्लोज्ड ड्यू टू एवरेज टैरिफ एक्सीडिंग 200%, मतलब टैक्स भी बहुत हाई था फॉरेन बिजनेस के साथ, बिकॉज इंडिया को ना डर था कि क्या पता फिर से कोई फॉरेनर आके इंडिया को फिर से रूल करेगा, ठीक है। और इंडिया का जो पॉलिटिशियंस थे, इनका भी सोच थोड़ा सा ठीक नहीं था, ठीक है। 47 के बाद जो इंडिया का, क्या बोले सर उसको, मतलब बेसिकली जो पॉलिसी होल्डर था, पॉलिटिशियंस का मतलब पॉलिसी होल्डर्स, जो पॉलिसी बनाया भारत के लिए, वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है सर, ठीक है। क्योंकि सेम पीरियड में चाइना भी डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट किया, लेकिन भारत कहीं ना कहीं थोड़ा करप्शन के हाथ में पड़ गया, ये मुझे पर्सनली लगता है, ठीक है। अगर करप्शन थोड़ा कम होता तो आई थिंक ये सिचुएशन थोड़ा जो 1991 में हुआ है, मे बी वो 1970s में हो सकता था, मे बी, आई डोंट नो, कहना आसान है बट रियलिटी कुछ और ही होता है। बट मे बी देयर आर सम इश्यूज, ठीक है। अब इशू में बात करके फायदा नहीं है, पॉलिटिकल मैटर में भी छोड़ो। नाउ क्वेश्चन इज दैट 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हुआ, strictly restricted to only allow Indian ownership of business. And since liberalizations, India's economy has improved mainly due to increased foreign trade. 91 के बाद जो इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट दिखाई दिया ना, वो बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत नजर दे रहा है। आपको मैं बताऊं कि ट्रेड इन सर्विस, भारत का जो सर्विस ट्रेड होता है, इंडिया वाज द 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड 2016 में। करेंटली और बढ़ गया है, जो दुनिया का टोटल ट्रेड सर्विस का 3.5% से भी ज्यादा है। और
16-17 में 16-17 में यही बढ़ के 5.7% हो गया। इंडिया एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 7,500 कमोडिटी टू अबाउट 190 कंट्रीज। आपको जान के अच्छा लगेगा सर, दुनिया भर में 190 देशों में 7,500 के आसपास इंडिया एक्सपोर्ट करता है और 6,000 के आसपास कमोडिटी 140 कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करता है। आपको बात समझ में आ रहा है? चौथा कपटा पूछा जाए है सर। 7,000 के आसपास का प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, दुनिया भर छोटा बड़ा अलग अलग कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करता है। और 6,000 के आसपास का प्रोडक्ट इंडिया इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से इंडिया में लाता है। ठीक है, और ये 6,000 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज के साथ एंड 7,000 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज को इंडिया सेल करता है। तो वही एक कॉन्सेप्ट है सर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इतना इंपॉर्टेंस यार है ना। मतलब किसी भी चीज के बैकग्राउंड में जाना चाहिए ना, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना आ गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों आया ये भी तो जानना चाहिए, तो वही मैं क्यों में बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट क्यों हो रहा है ये जान जाए ना तो क्या हो रहा है ये भी जान जाएंगे। इफ वी नो व्हाई, ठीक है, देन व्हाट इज इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, if we understand why then what is easily understand। কেন अगर हम लोग पूछ सकते हैं तो फिर কি সেটাও বুঝতে পারো। इट्स सिंपल। तो अगेन नाउ ट्रेडिंग सर्विस। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारत का आपको बताया मैंने। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स कुछ फटाफट देख लेते हैं सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स समरी टेबल इंडियन फॉरेन ट्रेड, बिलियन में इंडिया का फॉरेन ट्रेड देख लो आप। यहाँ पर मुझे जो डेटा मिला है दैट इज 1999 से इंडिया का डेटा मिला है मुझे। सर भारत उस टाइम पे 36.3 बिलियन एक्सपोर्ट करता था और 50 बिलियन इंपोर्ट करता था। ठीक है, डिफिसिट था 13.9% का, मतलब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम तो डिफिसिट है। ठीक है, 43.31 मिलियन का एक्सपोर्ट, 60 मिलियन का इंपोर्ट, 42.5 54.5। ठीक है, इस तरह से भारत का डिफिसिट बीच बीच में थोड़ा कमा है, जैसे 2002-3 में डिफिसिट काफी कम हो गया था, बट सर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा था। मेन प्रॉब्लम ये था वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा था। अब बिजनेस पॉलिसी में धीरे धीरे चेंजेस आया, ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस आया। मैं आपको रिसेंट डेटा दिखाता हूँ, लास्ट फ्यू इयर्स में क्या हुआ है वो थोड़ा देखिए। हाँ, डेफिसिट इंडिया का थोड़ा बढ़ गया सर, नो डाउट डेफिसिट का परसेंटेज थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, पर सर टर्नओवर मतलब वॉल्यूम में बहुत चेंजेस आया। एज यू कैन सी 2017 में 275 बिलियन का एक्सपोर्ट, 384 बिलियन का इंपोर्ट, 303 का एक्सपोर्ट, 465 का इंपोर्ट, 21 में 420 का मैं आपको ऑलरेडी बताया 421 का एंड 612 का इंपोर्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये डेफिसिट कम होगा कि नहीं होगा। सर ये डेफिसिट कम जरूर होना चाहिए, लेकिन अभी देखना है कि भारत किस तरह से अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग लेवल में मेक इन इंडिया में कितना डेवलप कर पाते हैं। ऑलरेडी डेवलप है, जिसका मैं आपको कुछ हिसाब दिखाता हूँ कि किस तरह से भारत अपने आप को डेवलप किया है और आगे कहाँ जा सकता है। सर ये 2007 का एक डेटा है, टॉप 10 कमोडिटी एक्सपोर्ट्स इन 2007। यू कैन सी इट हियर, रिफाइंड पेट्रोलियम जिसका टोटल वैल्यू था 61.2, टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका 19.2 भारत रिफाइंड पेट्रोलियम में करता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिलायंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है सर इसमें, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी इंडिया में है, और वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है, रिलायंस का है। तो चाहे प्राइवेटली हो चाहे गवर्नमेंट के थ्रू से हो, रिफाइंड पेट्रोलियम भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टोटल एक्सपोर्टिंग। 2007 का डेटा बता रहा हूँ, आज भी वही है, अभी भी शेयर थोड़ा वही सेम लेवल में। सेकंड बेस्ट है सर जेम्स प्रीसियस मेटल्स एंड कॉइन्स, टोटल एक्सपोर्ट का 13%, 41.2 बिलियन का। व्हीकल्स 14.5,
इवन पुराना व्हीकल्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मशीन्स, इंजिन्स, पम्प्स 13.6 का एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक केमिकल 12.1, फार्मास्यूटिकल्स 11.7, आजकल भारत इसमें बहुत अच्छा कर रहा है। सीरियल्स 10.1, आयरन एंड स्टील 9.1, क्लोथिंग ठीक है 9.1, इलेक्ट्रॉनिक्स 9.1, ठीक है। तो कितना टोटल 100% में से कितना परसेंटेज किस चीज का एक्सपोर्ट होता है, आपको यहाँ से एक डेटा मिल जा रहा है सर। 2007 में भारत का टॉप कमोडिटी इंपोर्ट जो होता था, उसमें भारत को रॉ ऑयल जो है वो बाहर से लाना पड़ता था, जो बहुत हाई अमाउंट है सर। जहां पर हम लोग 60 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पाते हैं रिफाइन करके, 177.5 बिलियन का हमें इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। ये तो था बोझे যাচ্ছে ज्योति सर नहीं सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर इट्स अ ह्यूज गैप। टोटल 100% इंपोर्ट में 38% सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने में लग जाता है। तो भारत जो भी इनकम करता है ना सर, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्टिंग में चला जाता है। हमारा जो अर्निंग होता है, ये मैं आपको गवर्नमेंट बजट में भी बहुत बार बताया, हम लोग जो अर्न करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सब पेमेंट करने में चला जाता है और इंटरेस्ट भरने में भी चला जाता है। लेकिन जेम्स, प्रीशियस मेटल्स, कॉइन्स हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं 60 बिलियन का, मतलब जितना देते हैं उससे ज्यादा ले भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स 32 बिलियन का, ये इसमें भारत को कुछ करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। मशीन इंजन पाम 31.2, ऑर्गेनिक केमिकल 18.3, plastics 11.8, iron and steel 11.4, animal vegetable fats and oils 10.7, ores slag and ash 7.4, मेडिकल एंड टेक्निकल इक्विपमेंट में 7.1। ठीक है, ये मेडिकल इक्विपमेंट में भी भारत को कुछ सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे हर चीज में सोचना चाहिए, बट मेडिकल टेक्निकल पे भारत का कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाता है। ठीक है, बिकॉज भारत में सब मेडिकल इक्विपमेंट मिलता नहीं है, बाहर से लाना पड़ता है। इस चीज में भारत को थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। नाउ ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, भारत किन देशों के साथ बिजनेस करता है ज्यादा? सर भारत का मैक्सिमम ट्रेड बिजनेस होता है बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, जर्मनी के साथ, हांगकांग के साथ, इराक, इसराइल, जापान, नेपाल, रशिया, सऊदी अरब, चाइना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड अरब एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, सम फूड प्रोडक्ट्स एंड इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में भारत बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है एंड इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी में अपने आप को चलाता है, मतलब थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल एंड थोड़ा प्राइवेट कंट्रोल, तभी तो मिक्स्ड है। प्राइवेट कंट्रोल मतलब क्या? कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि रिलायंस मैं आपको बताया, अदानी है ना, ऐसे बड़े बड़े टाटा, बिरला, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का ही इफेक्ट है सर। और भी बहुत है, यू ऑल नो दैट, बट आई होप आपको भारत का फॉरेन ट्रेड का एक ओवरव्यू मिल गया। ठीक था, ओवरव्यू पा गया कि गालो ना, टेल मी यस सर। नाउ। अगर आपको डिटेल्स भारत के एक्सपोर्ट्स फॉरेन ट्रेड के बारे में डिटेल्स जानना है, अगर आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में किसी को एजुकेशन देना है, अगर कोई किसी को बिजनेस करना है रियल में, मतलब सच में किस तरह से होता है, इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है DGFT, यहाँ विजिट करो। और यहाँ जाके अगर आप एग्जैक्ट रूल्स रेगुलेशन जानना चाहते, तो देखो सर 9 चैप्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बताते हैं। इसमें चैप्टर 1 में लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, चैप्टर 2 जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चैप्टर 3 एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, चैप्टर 4 ड्यूटी एग्जाम्पशन रिमिशन स्कीम, चैप्टर 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, चैप्टर 6 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सब हम लोग अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे CSE SCMA के अंदर। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी कंप्लाइंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड डेफिनेशंस। अगर आप इतना 9 चैप्टर में अपने आप को डेवलप कर लेते हो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रेड प्रोसीडियर्स में आपका नॉलेज एनहांस कर जाता है। और मजा का बात क्या जानते हो सर? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर आप किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज नॉलेज रखते हो ना, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो अब आप अपने आप को किसी ना किसी जगह में स्पेशलाइज्ड के वे में बना लोगे सर। बस इसीलिए मैं सब सोर्स बता देता हूँ आप लोगों को। बाकी आपके ऊपर है, आप अपना नॉलेज को कहाँ पर एनहांस करोगे, किस में आपका नॉलेज आ रहा है, इट्स फुल्ली अप टू यू।
अब इसी के बारे में थोड़ा सा बात करें। अब ये जो 9 चैप्टर है, इसी को अगर थोड़ा सा समरी किया जाए तो आप लोगों का CA CME का सिलेबस भी वही है, और क्या, सिलेबस भी वही है। देखो मैं जो बोला वही तो है यहाँ पर। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, स्कीम्स फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, बस यही तो है। बस इसी सब चीज़ों को जानना है। मतलब गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड को डेवलपमेंट करने के लिए रिसेंट ट्रेड में क्या डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, मैंने आपको आइडिया तो दे दिया। To provide stable and sustainable policy environment for foreign trade in merchandise and service, goods and service में दुनिया भर में एक सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलप करना भारत का मेन टारगेट है। इसके लिए भारत ने कुछ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू लिंक रूल्स, प्रोसेस, प्रोसीडियर्स, इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विद अदर इनिशिएटिव्स। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, टू क्रिएट एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर इंडिया, ठीक है, ये भारत का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का पार्ट है सर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। टू प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट by helping various sectors of Indian economy to gain global competitiveness with a view to promoting exports, to create an architecture for India's global trade, ज्योति, ज्योति का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ज्योति फिर से नेटवर्क इशू? यस सर, बहुत ज्यादा है आज। तुम लोग के उधर जियो फाइबर नहीं गया? सर मेरे एरिया पे जियो फाइबर अभी वो एक्सेस नहीं है, मतलब आउटसाइड आउटसाइड पे तो हो गया है, वो पर्टिकुलर एरिया पे अभी मार्केट के अंदर पे अभी सर्कुलेट नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, देखो जियो फाइबर हो जाए ना तो अच्छा है, जियो फाइबर का नेटवर्क थोड़ा स्टेबल है। वैसे तो अभी कौन सा नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क से कर रहे हो कि ब्रॉडबैंड है? सर ब्रॉडबैंड BSNL का है, और अभी तो वो भी नहीं आ रहा बोल के मोबाइल नेटवर्क से फिर कनेक्ट करके कर रहे हैं। अच्छा होगा अगर ब्रॉडबैंड नेटवर्क मिल जाए तो, ठीक है। देखो सर, तो बेसिकली हम लोग सर ओवरव्यू ले रहे थे, ज्योति बाद में एक बार देख लेना, हाँ, ट्रेड पॉलिसी मतलब फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का मैं इतिहास थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था, ठीक है, और अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट स्कीम लिया है ताकि भारत का फॉरेन ट्रेड और डेवलप करे। इसमें कुछ स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम, स्किल इंडिया स्कीम, और मैंने अभी यही बताया कि अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है, ठीक है, सबसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बिकम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, करके अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हो तो इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन ट्रेड जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में जाओ, और यहाँ पर जाके आप डिटेल स्कीम्स को पढ़ सकते हो जो आप लोगों के सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है, CA CME के सिलेबस के अंदर भी है। और साथ मतलब ये सिलेबस तो यहीं यहीं से लिया गया ना, बस आप डाउनलोड करो ना PDF, इंट्रोडक्शन एंड ट्रेड फैसिलिटेशंस, यहाँ पर सारा का सारा लिखा रहता है कि क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, नहीं है। थोड़ा मेहनत से पढ़ना है सर, और कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत के साथ पढ़ना है। तो यहीं से लेके सब चीज बनाया गया है, एवरीथिंग जो भी किताब बनाया जाता है यहीं से लेके बना, दिस इज द मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द मेन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो वही मैं बताने का कोशिश कर रहा था आपसे कि सर जैसे यहाँ पर आपको 9 चैप्टर में पूरा फॉरेन ट्रेड प्रोसीडियर बताया गया है सर, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाना, ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, पॉलिटी कंप्लायंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ रेगुलेटेड डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग मैं ही बता रहा था अभी चौथा का। अब पॉइंट इज दैट सर, इसमें भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट बाय हेल्पिंग वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब ग्लोबल में भारत भी दुनिया में एक अपना स्टैंड पॉइंट में रहे, पावरफुल बने, एक्सपोर्ट प्रमोट कर पाए। 75th ईयर्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव आ रहा है सर, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि हर घर में तिरंगा लहराए, है ना सर, हर घर तिरंगा होना चाहिए। जब तक पूरा भारत एक सुर में नहीं गाएगा, जब तक पूरा भारत एक सुर में नहीं बोलेगा, तब तक भारत एक नहीं हो पाएगा ना सर। ज्वाइंट फैमिली का पावर नहीं समझते आप, ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट होना पड़ेगा।
चाहे इंटरनल डिस्प्यूट कितना भी हो, जब देश सामने आता है तो ज्वाइंट होना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग रह के दुनिया में कभी भी बड़ा काम नहीं हुआ है सर। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है ना, तो आपको एक होना ही पड़ेगा सर। और ये जो बड़ा बड़ा सपना है ना भारत का, ये बड़ा बड़ा सपना तभी हो सकता है जब देश को, कंट्री को हम लोग एक सिंगल माला में, जैसे माला समझते हो सर, माला इन द सेंस गार्लैंड। ठीक है, पूरा भारत अगर एक गार्लैंड है, ऐसे देखने में भारत माला जैसा ही है। ठीक है, एक गार्लैंड जैसा ही है हमारा देश का मैप। कि पूरा भारत को ना एक सुर में गाना है, मिले सुर तुम्हारा हमारा। सुना है गाना, बहुत फेमस गाना है लता मंगेशकर और बहुत सारे आर्टिस्ट का, मिले सुर तुम्हारा हमारा। तो सबका सुर मिलना चाहिए, भले ही इंटरनल डिस्प्यूट कितना भी हो, भले ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डिमांड कुछ हो, भले ही वेस्ट बंगाल का कुछ है, भले ही वेस्टर्न कंट्री स्टेट्स का कुछ प्रॉब्लम है, राजस्थान में हर इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। थिंक लाइक अ फैमिली, फैमिली में अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो फिर भी क्या फैमिली फैमिली नहीं है ना? हर फैमिली में सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो क्या फैमिली अलग हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं आजकल, यही प्रॉब्लम है, अलग हो जाता है। और वही प्रॉब्लम है सर, जैसे ही फैमिली अलग, आप ये समझ लो कि फैमिली का डेवलपमेंट रुक जाएगा। आप कभी भी इस तरह से नहीं कर सकते। ज्वाइंट ज्वाइंट हैंड होना चाहिए सर, और तभी जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारा स्कीम को एप्लीकेबल कर पाएगा। ठीक है, to create architecture for India's global trade engagement with a view to expanding its markets and better integrating with major regions, thereby increasing the demand for India's products and contributing to the government's flagship Make in India initiative. To provide a mechanism for regular appraisal, appraisal का मतलब होता है selection, in order to rationalize input and reduce the trade imbalance. मतलब भारत को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग इनपुट को कैसे कम कर पाए। सर रैशनलाइज इनपुट का मतलब समझते हो? रैशनलाइज का मतलब होता है लॉजिकल इनपुट। मतलब सिंपल है, इसको समझाने के लिए मैं एक आपको सिंपल चीज बता सकता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का डेटा चाहिए, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा था, इंडियन इकोनॉमी इंपोर्ट करता है 400, कितने का इंपोर्ट करता है? 412 बिलियन का, सॉरी सर 612 बिलियन का इंपोर्ट है हमारा, और 421 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा। सर बात को समझ रहे हैं आप लोग? कितना डिफिसिट हो रहा है? तथा কতটা ডিফিসিট হচ্ছে? सर 191। सर 191, ठीक है, 191 का टोटल, 191 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो 191 बिलियन का डिफरेंसेस है, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। अब इसे इंपोर्ट में बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें थोड़ा लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। मतलब हम लोग कर सकते हैं ना, अपना खर्चा को कम कर सकते हैं। मतलब कुछ बेकार का एक्सपेंस भी है इंडिया का, जो बेकार डिमांड के कारण, मतलब बेकार इन द सेंस वो तो इलॉजिकल, इंडिया कुछ इलॉजिकल खर्चा भी करता है। जैसे एक सिंपल बात करें आपको, जैसे हम लोग ज्वेलरी, जरूरत से ज्यादा ज्वेलरी पहनते हैं। ठीक है, मतलब देश के पास ज्वेलरी का रिजर्व होना अलग चीज, और पब्लिक के पास मतलब फैशनेबल ज्वेलरी का जो बाइंग डिसीजन है, ये कभी कभी देश को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब ज्वेलरी पे किसी कोई बोल सकते हैं नहीं सर ज्वेलरी पे ऐसा नहीं है, ज्वेलरी तो लोगों का एसेट्स है। हाँ यस, ज्वेलरी लोगों का एसेट्स है, बट इसको थोड़ा अलग नजर से सोचो। भारत में इतना ज्वेलरी नहीं मिलता है, मतलब गोल्ड नहीं है, भारत को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग कुछ चीजों पे, अपना खर्चा पे अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है, और इंपोर्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी बैलेंस होगा। सिंपल बात है, आप अपना खर्चा को कम करो। इम्बैलेंस होने से फैमिली क्या करता है? जब फैमिली में इकोनॉमिक इम्बैलेंस आता है तो फैमिली क्या करता है? जो जो अननेसेसरी कॉस्ट है, जो अननेसेसरी खर्चा है, उसको कम करते हैं। अननेसेसरी खर्चा को कम करेंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस जरूर देख पाएंगे।
तो इसीलिए कहा जा रहा है सर, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जो मोबाइल हम लोग चाइनीज ब्रांड यूज करते हैं, अब चाइनीज ब्रांड को पूरा तो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक रिलेशनशिप का भी मैटर है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ऐसा तो कर सकते हैं ना कि चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे भारत का सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग चाइना से होता है, आप देखो यहाँ पर मेन इंपोर्ट पार्टनर्स में आउट ऑफ 112 13% इंपोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में भरा पड़ा है सर, मतलब नॉट जस्ट मोबाइल, इवन घर पे जो हम लोग सिंपल कान पे यूज करने का मतलब जॉनसन बार्ड होता है ना कान पे, या फिर प्लास्टिक का घर पे बर्तन होता है, ठीक है, इवन हम लोग यूज करते सर वो क्या बोलते हैं डोरमेट भी यूज करते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। सिलीगुड़ी में एक मार्केट है, क्या मार्केट का नाम है, हांगकांग मार्केट बोल के एक मार्केट है, उसमें 90% प्रोडक्ट जो है चाइना से आता है। यस ना, आप लोग गए कभी सिलीगुड़ी में हांगकांग मार्केट? हाँ, कभी विजिट किया क्या सर? बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है सर, हांगकांग मार्केट ही नाम है ना, ये तो था, मैं गलत तो नहीं बोला? हेलो, है सर। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा मार्केट है सर हमारे देश में। कोलकाता में एक चाइना बाजार बोल के एक बाजार है, बड़ा बाजार के अंदर चाइना बाजार, बाजार का नाम ही चाइना बाजार है। वहां पर जाओगे ना, सस्ता में इतना इतना चीज मिलेगा ना, इवन पर्स, हम लोग जो मनी पर्स यूज करते हैं, ये जो बारबी डॉल वगैरह होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, बारबी डॉल, टेडी टेडी बियर्स वगैरह, ये सब भी चाइना से आता है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन सर, अगर इतना सारा चीज चाइना का होगा तो फिर भारत का क्या होगा? अब इसमें एक क्वेश्चन है सर, चाइना का प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्ता होता है, इंडियन प्रोडक्ट चाइना, इवन नेशनल फ्लैग, भारत का नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग का जो स्मॉल वर्जन होता है ना, स्मॉल वर्जन ऑफ जो गाड़ी में लगाते हैं, छोटा छोटा घर पे लगाते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। तो एक स्मॉल नेशनल फ्लैग भी अगर चाइना बना के देता है और उसको मार्केट में हम लोग कम दाम के कारण खरीदते हैं, इवन इंडियन मार्केट में जो मेड इन चाइना वाला फ्लैग है, वो अगर मानो कि 5 टका दाम है, ठीक है, 5 रुपीज में दे देगा आपको, बट मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। मेड इन इंडिया 5 का चीज शायद 7-8 हो जाए, 10 हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट में 5 में मिलेगा तो लोग 7-8 या 10 टका का प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा। लेकिन इसको क्या कम किया जा सकता है? नहीं सर, इसको कम करना मुश्किल है। क्यों जानते हो? क्या बोल सकते हो सर? मेड इन चाइना का प्रोडक्ट 5 टका के मार्केट में चल रहा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट 7-8 या 10 रुपीज में मार्केट में। हम लोग इसको कम नहीं कर सकते, मतलब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट का कॉस्ट को कम करना मुश्किल है, इट्स टफ। वाई, वाई दिस इज टफ? एनी आइडिया सर? चौथा, ज्योति, टेल मी। मेड इन चाइना चीप है, मेड इन इंडिया कॉस्टली है, वाई? कंपेरेटिव, ये जो प्रोडक्ट 5 टका में बना सकता है, यही यही प्रोडक्ट इंडिया को बनाने में 7-8 रुपीज, 10 रुपीज लग जाता है। और ये यहाँ पर इंडिया का, चाइना में इतना प्रोडक्ट बेचता है, चाइना का प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में सस्ता में मिल जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? मैं करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ। और जब पब्लिक कंज्यूम मार्केट में जाते हैं बाई करने के लिए, जब बायर मार्केट पे पहुंचता है, वो उसके लिए मेड इन चाइना मेड इन इंडिया फर्क नहीं करता, बिकॉज वो एक जनरल बायर है ना। अब वो क्या करेगा, जो चीप में मिलेगा वही लेगा ना, वो 5 रुपीज वाला मेड इन चाइना पसंद करेगा, 10 रुपीज वाला कॉस्टली इंडियन प्रोडक्ट क्यों लेगा? तो था ज्योति, ज्योति समझ में आ रहा है? ज्योति बोलो। यस सर। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इसको कम नहीं कर सकते?
सर प्रॉब्लम कहाँ है जानते हो? प्रॉब्लम यहाँ है कि चाइना का जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये मतलब चाइना ना, मतलब इंडिया ना फ्री इकोनॉमी है, सबसे बड़ा बात। गवर्नमेंट कंट्रोल उतना है नहीं, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में गवर्नमेंट का जो बिजनेस चलते हैं वो अलग बात, बट चाइना इज ए टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर लेबर अपना प्रोडक्ट क्या दाम में मार्केट में सेल करेगा ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेगा वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट में अभी भी जो थोड़ा बहुत, इंडिया में भी सोशलिज्म फॉलो होता है बट नॉट इन ईच एंड एवरी केस। इंडिया एक फ्री कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर आप अपने मर्जी से प्रोडक्ट बना सकते हो, अपने मर्जी से उसका दाम लगा के मार्केट में सेल कर सकते हो। हर बात में गवर्नमेंट आके आपके ऊपर आवाज नहीं करता है। बट चाइना में ऐसा नहीं है सर। चाइना में आपका सर्विस का क्या दाम होगा, आपका प्रोडक्ट का क्या दाम होगा, ईच एंड एवरी मैटर में गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। मतलब बेसिकली इट्स लाइक ए स्लेवरी, इट्स लाइक ए स्लेवरी सर। जैसे स्लेव क्या करता है, उनको जो बोला जाता है उसको वही करना पड़ता है, फ्रीडम नहीं है सर, फ्रीडम नहीं है। गवर्नमेंट टोटली हर चीज में कंट्रोलिंग करता है और फिर बल्क में एक कल्चर बना देता है। जो भारत अभी भी फ्री है, जैसे अमेरिका, अमेरिका फ्री में बहुत मस्त है सर, इसीलिए अमेरिका में इनोवेशन इतना है। इंडिया में भी इनोवेशन हो रहा है बट इंडिया को थोड़ा समय लगेगा अभी भी, बिकॉज इंडिया थोड़ा मिक्स कल्चर में फंस गया है, ऊपर से करप्शन। अब इंडिया का ये जो फ्री कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया है ना कॉन्सियसनेस का प्रॉब्लम। कॉन्सियसनेस क्या कि भाई महंगा हो पर अपना हो, कॉस्टली प्रोडक्ट अगर इंडिया का हो कोई बात नहीं, बट कम से कम हम लोग अपना प्रोडक्ट यूज करें, ये कॉन्सियसनेस का प्रॉब्लम है। अब कोई बोलेगा तो फिर चाइना से इंपोर्ट बैन कर दो, नहीं सर ये करना मुश्किल है। क्यों? आप मार्केट डिमांड सप्लाई को इस तरह से ना बैन नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में अगर सप्लाई बढ़ जाएगा, इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली चाइनीज प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट उसमें भी रोक टोक लगाए ना तो फिर वो एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, डब्ल्यूटीओ में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक मैटर और ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का भी एक मैटर आता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं होता। हाँ जब बहुत जैसे, हाँ बोलो सर। तो फिर जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो अमेरिका का प्रोडक्ट्स जापान में लोग यूज नहीं करते, लाइक मार्केट में अवेलेबल है पर कोई लेता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन के लिए है या फिर मतलब लोग अपना जो ग्रीफ है उन लोगों को वो इंसिडेंट का इसके लिए है? इसके लिए ना ऑब्वियसली ये तो मन में होना चाहिए ना लोगों के मन में कि भाई अमेरिका जापान के साथ जो किया है, रिसेंटली गया सर हिरोशिमा नागासाकी डे, है ना, 8 एंड 9 अगस्त। अमेरिका जापान के साथ जो किया है, हाँ एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, तुम इसमें अगर 2 सिटी में इस तरह से करोगे तो ये लोगों के मन में है। जापान का ये कॉन्सियसनेस है सर। ठीक है, कॉन्सियसनेस है और ये कॉन्सियसनेस ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल में कॉन्सियसनेस बिल्डअप करने का एक पावर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकली मैटर ऐसा होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये कॉन्सियसनेस बढ़ाना चाहिए ना। मतलब लोग क्या सोचेगा ये सोच में तो थोड़ा सा आपको लिबर्टी देना चाहिए और आपको सच्चाई के साथ बताना चाहिए। जैसे देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है, इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिलने पे समय लगा है, कितना लोग मर गया, कितना लोगों का इसमें खून बहा है। आज के यूथ के अंदर ये चीज ना, ये यूथ कॉन्सियसनेस नहीं है कि भारत को कितना मेहनत करके आज़ादी मिला है। इनको ना तो अच्छे से सुभाष बोस के बारे में पता है, इनको ना तो आज के डेट में भगत सिंह के बारे में पता है, इनको ना तो इवन गांधी को भी प्रॉपरली नहीं जानता है कोई। मतलब देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर कि ये जो कॉन्सियसनेस है, ये कॉन्सियसनेस क्यों नहीं क्रिएट किया गया? ऋषि अरविंदो को नहीं जानता, ग्रेट फिलोसोफर जिन्होंने देश के अंदर आग लगाने का, मतलब आज अगर आप ऋषि अरविंदो जिसके मतलब सीए इंस्टीट्यूट का भी जो कॉन्सेप्ट है ऋषि अरविंदो नहीं बना है। तो ऋषि अरविंदो मतलब विवेकानंद से इंस्पिरेशन थे, इंस्पायर्ड थे और ऋषि अरविंदो ने पूरा भारत में ये कॉन्सियसनेस फैलाया था। पहले बंगाल में, फिर साउथ में, पौंडीचेरी में उनका आश्रम था। मतलब रिवोल्यूशनरी का मतलब बेसिकली मतलब हार्डकोर एरिया था।
पहले बंगाल में किया, फिर साउथ इंडिया में जाके किया। तो कहने का मतलब यही है सर कि ये जो कॉन्सियसनेस है, ये कॉन्सियसनेस क्यों पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं किया जा रहा है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये चीज याद दिलाने का काम होना चाहिए सर। जैसे जो बात आपने कहा ना, जापान में जैसे हुआ है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल लेवल में लोगों का यही मैं बोल रहा हूं आपको कि हमें एज ए फैमिली एक होना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है। देखो इंडिया फ्री है, अच्छा है, ठीक है। फ्री के कारण यहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजी वाला पॉलिटिकल पार्टी चलता है, ठीक है। कांग्रेस का आइडियोलॉजी तो मुझे आज तक समझ नहीं आया प्रॉपरली। सीपीएम का आइडियोलॉजी मुझे समझ में तो आता है, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में सीपीएम का आइडियोलॉजी का मुझे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। मतलब सीपीआईएम का जो आइडियोलॉजी है ना, मेरा पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, आइडियोलॉजी अच्छा लगता है मुझे, बट इसका आइडियोलॉजी का जो इंडियन एप्लीकेशन है इसमें प्रॉब्लम है। जैसे कार्ल मार्क्स, आई डोंट नो पता है कि नहीं किसी को, कार्ल मार्क्स जो सीपीआईएम के ब्रैकेट में जो एम जो होता है, इसमें जो मार्क्सिस्ट है ना, मार्क्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के बारे में मार्क्स का क्या सोच है, इसको लेके बहुत बड़ा इशू है। वो बेसिकली इंडियन कल्चर को छोटा किया है। कल मार्क्स ने एक जगह में अपने इंटरव्यू में बोल रहा है सर कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर वो एनिमल्स का पूजा करता है। जैसे हम लोग हनुमान जी का पूजा करते हैं तो हनुमान जी बंदर का रूप है, ठीक है। हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं, गणेश जी हाथी के जैसे देखने में है, ठीक है। बट सर पॉइंट यहाँ पर एक्चुअली आप किसी को पता नहीं एक्चुअली गणेश का मूर्ति या हनुमान का मूर्ति जो है ना बंदर जैसा देखने में क्यों है या हाथी जैसा देखने, इसका अलग रीजन है। लेकिन लोगों को ना तो रीजन कभी पता चला है, मतलब लोग आज के डेट में लास्ट 50-100 ईयर्स में ये नॉलेज ना तो ब्रिटिश देने का कोशिश किया होगा और ना ही बाद में जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है वो देने का कोशिश किया है, ड्यू टू सो कॉल्ड लिबरल कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ का लोग हनुमान जी का पूजा, गणेश जी का पूजा आज से नहीं सर 10,000 साल से कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में लोगों के अंदर नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सियसनेस ही क्रिएट नहीं किया पॉलिटिकल लेवल में। चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीआईएम हो। मतलब कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि ब्रिटिश भारत के ऊपर जो कॉलोनी बनाया है इसका मुझे दुख है, बिकॉज मार्क्स कॉलोनी बनाने में बिलीव नहीं करता था। मार्क्स बता रहा है कि मुझे इसका दुख है, लेकिन अच्छा है यही भारत के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो गधा है, ये लोग एनिमल्स का पूजा करता है, बंदर का पूजा करता है, गणेश जी का पूजा करता है। मतलब मैं जस्ट इसको सोचने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्क्स का जो सोसाइटल डेवलपमेंट का रूल्स है, जो जिस तरह से मार्क्स समाजवाद के बारे में बात किया है, जो रशिया में चाइना में भी अडेप्ट हुआ है, बहुत सारे जगह में इसका अडेप्टेबिलिटी हुआ है। बट क्वेश्चन इज दैट सर उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ किस पॉइंट का मतलब मैचअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर। मतलब इसीलिए कहीं ना कहीं सीपीएम का जो आज भारत में जो प्रॉब्लम चल रहा है कि क्यों ये सीपीएम उस लेवल में फैल नहीं पाया, इसका रीजन मतलब ये एक परसेप्शन बता रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस, उसका तो प्रॉपर कोई आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं आया। बीजेपी का आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं भारत के साथ कनेक्ट तो करता है, लेकिन उसका कुछ ऐसा भी आइडियोलॉजी है, उनका कुछ ऐसा आइडियोलॉजी है जो देश के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब करेंट स्ट्रक्चर के साथ अब हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो वही है ना सर, ये ज्यादा फ्री होने का प्रॉब्लम देखो, ठीक है। अब जो जापान कर पाया था वो भारत जैसे विशाल देशों के लिए एप्लीकेबल होना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। अब यही तो है ना, अगर आप अपने बारे में मतलब मैंने ये बात आपको क्यों कहा, मैंने इसलिए आपको कहा कि अगर आप खुद के बारे में नहीं जानोगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस जब तक आपके अंदर क्रिएट नहीं होगा, तब आप अपने कल्चर, अपना प्रोडक्ट, अपना चीज, अपना देश कैसे करोगे? सर बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मैं बस और कुछ नहीं, मैं बस यही सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कौन हो, आपका पूर्वज कौन थे, हु इज योर एंसेस्टर्स, उनका कल्चर क्या था, वो क्या कल्चर आपको देके गया। अब अपने अपने बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? जब तक आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए विवेकानंद जी एक चीज बार बार कहा है सर, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, वो बार बार कहा है कि पुराना रिलीजन ये कहता है कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है, मतलब वो बेसिकली नॉन बिलीवर है, ठीक है। पुराना ये कहता था कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता वो नॉन बिलीवर है, पर न्यू रिलीजन ये कहता है जो खुद पे विश्वास नहीं करता वो नॉन बिलीवर है। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते,
अपने कल्चर पे भरोसा नहीं करते, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब आप बेसिकली नास्तिक हो, क्योंकि आपको अपने बारे में कोई पता ही नहीं है। यही विवेकानंद बार बार कहा, तो अपने बारे में ये जो फीलिंग्स है ना, ये कहीं ना कहीं भारत में मिसिंग है ड्यू टू मिक्स्ड ऑफ आइडियोलॉजी। इतना ज्यादा मिक्स्ड ऑफ आइडियोलॉजी हो गया ना लास्ट 100 years में, यही भारत का प्रॉब्लम का जड़ है सर। मतलब हम लोग खुद के आइडियोलॉजी से गायब होके डिफरेंट आइडियोलॉजी का पार्ट बन गए। समझ रहे हो ज्योति कि क्यों हम लोग जापान जैसा नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम तो सर जड़ में है। मतलब आदर्श तो यहाँ, हाँ बोलो। फिर तो हम लोग के कंट्री में यूनिटी होगा क्या फिर, ऐसा अगर हुआ तो? सर होगा, होगा सर होगा। क्यों जानते हो होगा? बिकॉज स्टॉक मार्केट में हम लोग एक चीज जानते हो ना, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? ओरिजिनलिटी, ठीक है। चाहे आप डिस्काउंट में रहो, चाहे आप प्रीमियम में रहो, आज नहीं तो कल आप ओरिजिनल में चले ही जाओगे, ठीक है। जैसे आपको पता है घर पे तुलसी का पेड़ क्यों लगा रखा जाता? एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं, कोई रिलीजियस पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ, एक साइंटिफिक मैटर पे। एनी आइडिया सर? तुलसी के अब बोलेगा देखो, अब सोशलिस्ट वाले क्या बोलेगा, देखो पेड़ को पूजा करता है। हमारे देश में आदिवासी जो होते हैं ना, ट्राइबल्स, वो अभी भी पेड़ पौधा का ही पूजा करता है। ट्राइबल कम्युनिटी स्टिल नेचर का पूजा करता है, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो या फिर इंडिया के किसी भी इंटरनल पार्ट में देख लो, ट्राइबल्स स्टिल नेचर का पूजा करता है। ये सर नो सर? हाँ ज्योति, आप जरूर देखे होंगे, तौथा भी देखा है। ट्राइबल्स नेचर का पूजा करता है। और ट्राइबल्स का मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आदिवासी। आदिवासी मतलब क्या? जो पुरातन है, मतलब जो पुरातन कल्चर के साथ है, जिसको हम लोग हिंदू धर्म क्या बोलते हैं? सनातनी। अब तुलसी क्या है? तुलसी पेड़ को पूजा क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में कल्चर है सर, घर पे तुलसी रखा जाता है और तुलसी पेड़ का पूजा भी होता है। आपको पता है क्यों? सर तुलसी इज द ओनली ऐसा ट्री है जहां से हमेशा ऑक्सीजन मिलता है। घर पे तुलसी इसलिए रखा जाता है और हमेशा फ्रेश ऑक्सीजन आपको देता है, ऑलवेज, इवन रात को भी। पता था आप लोगों को? साइंटिफिकली देखो आप, तुलसी के बारे में जाओ रिसर्च करो। और एक पेड़ है सर, उसका भी हम लोग पूजा करते हैं, बहुत प्योर मानते हैं। अच्छा, पीपल का पेड़, पीपल मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पीपल पेड़ को, मुझे याद नहीं है, बट पीपल मतलब जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं औसत्तो। औसत्तो, ये जो असत या फिर पीपल का पेड़ है, ठीक है, पूजा होता है वहां पर, जाके लोग मन्नत करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे वहां पर दिखेगा। वो भी सेम, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसका हर कण कण में ऑक्सीजन है। एंड दैट्स व्हाई नेचर को कंजर्व करना ना, ये पूजा का एक पार्ट है सर, ठीक है। एनिमल्स का पूजा करना मतलब क्या? मतलब एनिमल्स के लिए आपके मन में एक कंपैशन होना चाहिए। अरे तभी तो दुनिया बचेगा। हर किसी में अगर सिर्फ मारपीट और दंगा बना रहेगा, कंपैशन नहीं रहेगा, तो फिर देश कैसे चलेगा? मतलब ये सोसाइटी डेवलपमेंट कैसे होगा? ये पूजा पाठ इसलिए है सर, ताकि आपके मन में, हमारे मन में कंपैशन आ जाए, करुणा आ जाए, हम एक दूसरे को करुणा के नजर से देखें, एनिमल्स को भी, पेड़ को भी, इंसान इंसान को भी। ये होता है ओरिजिनलिटी ऑफ इंडिया। चाहे आप इसको हिंदू धर्म बोलो या जो बोलना है बोलो, लोग इसको सनातनी बोलते हैं। सनातनी कल्चर में कॉन्सेप्ट यही है सर, कंपैशन क्रिएट करना, और उस कंपैशन का पार्ट है ये डिफरेंट रिचुअल्स। डिफरेंट रिचुअल्स, कंपैशन मतलब किसी भी तरह से आपके मन में करुणा होना चाहिए। मतलब आप जियो बट करुणा के साथ, ऐसा नहीं कि अपने लिए जियो, सबके लिए जियो। दैट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ यूनिटी सर। एक फैमिली, एक सोशलिज्म इसको बोलते हैं। सबके लिए जीना, अपने लिए नहीं जीना, पेड़ पौधा के लिए भी जीना, ट्रीज के लिए भी जीना, एनिमल्स के लिए भी जीना। हनुमान जी को देख के भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं, मतलब बंदर को देख के, मतलब क्या? बंदर के प्रति एक कंपैशन। ओरिजिनलिटी पे आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा ना सर, हो जाएगा, तब हम लोग वो चीज अचीव कर लेंगे।
समय लगेगा, बट जब तक ये कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं होगा ना, जैसे मेड इन इंडिया नेशनल फ्लैग इंडिया में बिक रहा है बट थोड़ा महंगा दाम पे, बट चाइनीज फ्लैग छोटा छोटा चाइनीज प्रोडक्ट महंगा दाम में, सस्ता दाम में लोग ले रहे हैं। अब इसको कैसे करेगा, समय लगेगा, बट कॉन्शियसनेस आज नहीं तो कल बढ़ेगा। डिपेंड करता है, जब तक इंसान समझेगा नहीं, लोग एक दूसरे को समझाएगा नहीं, सेल्फ बिलीव क्रिएट नहीं होगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। मतलब इसको बोलते हैं सर अपने बारे में जाना। दैट्स अ सिंपल थिंग। जस्ट मैं अपना रियलाइजेशन जितना मैंने एक्चुअली, देखो भारत के बारे में मैं जब भी बोलता हूँ कुछ भी, या जो कॉन्शियसनेस के बारे में बोलता हूँ, ये बेसिकली मेरा विवेकानंद जी से मैं जितना समझने का कोशिश करता हूँ मैं उतना बोलने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि दुनिया भर में सबको पता है कि विवेकानंद जी को भारत के बारे में जितना नॉलेज मॉडर्न डे में मिला है, मॉडर्न डे में मतलब पुराना का बात नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब लास्ट 100-200 ईयर्स में सबसे ज्यादा इंडिया के बारे में नॉलेज अगर किसी ने दे पाया है तो वो विवेकानंद ही दे पाया। इतना ज्यादा भारत को और कोई नहीं जाना, ठीक है। इसीलिए मैं सब समय आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि रीड विवेकानंद, रीड विवेकानंद, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि आपका आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए, आपका आइडियल कौन होना चाहिए, आप भारत के लिए क्या कर सकते हो, आपका सोच, आपका यूनिटी। इवन एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को एक बार कुछ बोलने के लिए बोला गया था सर, ठीक है, राजा बाजार एरिया में। तो वहां पर भी मैं, सब यूथ था, मैं उनको बोला क्या आप लोग इस्लाम का प्रमोट इस तरह से कर रहे हो, क्या मतलब है। तो बोलते आप कौन हो, मैं बोला मैं तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो बोलते क्या आप प्रमोट करते हो, नहीं हम लोग का हिंदू रिलीजन में ऐसा प्रमोशन कॉन्सेप्ट नहीं चलता, जरूरत नहीं पड़ता। इस्लाम को जैसे आप लोग प्रमोट कर रहे हो क्या जरूरत है, कोई बोलेगा ये अच्छा है, कोई बोलेगा वो अच्छा है, तो फिर वो लोग मेरे को पूछ रहे तो फिर क्या करना चाहिए। हम बोले कि एक ऐसा रिलीजन बनाओ ना जो ह्यूमन रिलीजन है, जो किसी ट्रेडिशनलिज्म में बात नहीं करेगा, मॉडर्न एस्पेक्ट्स में बात करेगा, जो बात करेगा करेंट कॉन्सेप्ट में बात करेगा, और सबसे ऊपर बात करेगा ह्यूमैनिटीज के बारे में। चाहे वो कॉन्सेप्ट इस्लाम से आया हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन से आया हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हिंदू से आया हो, कहीं से भी आया हो, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर होना चाहिए। तो फिर बोला तो फिर किसको फॉलो करे, मैं बोली एक ऑप्शन से विवेकानंद को फॉलो करो। कोई कुछ बोल नहीं पाया, सारा यूथ थे, कोई कुछ बोल नहीं पाया, बिकॉज दे आर रेडिकल, वो लोग थे रेडिकल। मैं तेरे आंख आंख बड़ा बड़ा आंख करके देख रहा था। मैं बोले देखो, वो लोग मेरे को परमिशन देके, मेरे को पूछा गया था कि आप इस्लाम के बारे में कुछ बोल सकते कि नहीं। हम बोले अगर आप लोग परमिशन दोगे तो मैं बोलूंगा, जो भी प्रॉब्लम है मैं बात उठाऊंगा। तो प्रॉब्लम, मैं हिंदू के बारे में भी बोला। तो मैं बोला कि देखिए ये सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें एक कॉमन पॉइंट में पहुंचना है, मॉडर्न हिसाब से सोचना है। तो आइडियोलॉजी ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए अच्छा हो। ये आज का बात नहीं है, तब मैं स्टूडेंट था, मतलब सी ए स्टूडेंट इंस्टीट्यूट पे से बेसिकली उसी आसपास में आ रहा था इंस्टीट्यूट से उस टाइम। सिंगल कॉमन पॉइंट, सबको कैसे पहुंचना है, सोच कैसे सबको सिंगल पॉइंट में रखना है, सबको ये अगर अपना अपना चालू हो जाएगा बस तब तो हम लोग गए काम से। पता नहीं सर अब ये कब ठीक होगा, बट एज यू कैन सी हियर हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बात में जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बात अलग चला गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं सर। देश का टारगेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस थ्रू जनरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स विद ए फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स, चाइना जैसा नहीं करना है, इनोवेशन इनोवेटिव होना चाहिए। आज इंडियन इंजीनियर्स अमेरिका में जाके नाम कर रहा है, बड़े बड़े कंपनी का सीईओ बन के रहा है। जो इंडियन इंजीनियर्स फॉरेन जा रहे हैं क्या वो इंडिया में नहीं कर सकता, क्वेश्चन इज दैट। माइक्रोसॉफ्ट एक इंडियन हेड चलाता है, गूगल एक इंडियन हेड चलाता है। अरे अगर ये लोग बाहर जाके बड़े बड़े कंपनी को लीड कर सकता है तो इंडिया में नहीं लीड कर सकता। आईबीएम का टॉप मैनेजर इंडियन है, पेप्सी का टॉप मैनेजर इंडियन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ग्लोबल टॉप टॉप कंपनीज इंडियंस है। इवन एप्पल, मतलब स्टीव जॉब्स जब फेलियर हुआ था वो भी इंडिया आया था, देहरादून में आया था, नीम करोली बाबा का आश्रम में, ये जानने के लिए जिंदगी से मोटिवेशन कैसे मिल सकता है। इनोवेशन तो था उनका बट मोटिवेशन लैक था।
तो न्यू प्रोडक्ट बनाने का और कोई इच्छा नहीं था। उसके बाद उन्होंने एप्पल बनाया, आईफोन बनाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ट्रू स्टोरी। इवन उसको देख के बाद में जुकरबर्ग भी आया था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन बार बार बोल रहा हूँ, अपने देश के बारे में जानने का कोशिश बढ़ाओ सर, आपको पता चलेगा भारत क्या है। तो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स विद फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट। स्टेबल एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसी एनकरेजिंग द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स वेयर रिक्वायर्ड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस प्रोडक्ट्स। ये जो फार्म बिल आने वाला था ना सर, एग्रीकल्चरल बिल, जिसको लेके इतना बवाल हुआ, इतना झमेला हुआ, ये देखो सर, इसका पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट ये था। अगर एग्रीकल्चर को फ्री ट्रेड में लाता ना, जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग में आ गया ना, ये कंट्रोलिंग अगर हटके एग्रीकल्चर को थोड़ा फ्री ट्रेड में लाता, तो ये एग्रीकल्चर के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, एक एग्रीकल्चर अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझता। गवर्नमेंट सब्सिडी देता ना बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर को बिजनेस समझना है, तो इनोवेशन आ जाएगा। बट इसमें वो क्या है ना सर, वो वैसे थोड़ा नैरो माइंड में हम लोग आ गए सर। हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, बट अभी भी नैरो माइंड पे चल रहे। नैरो माइंड क्यों? नैरो माइंड इसलिए बिकॉज आज भी हम लोग बहुत नैरो नैरो सोच के साथ है कि एग्रीकल्चर एक कॉन्जर्वेटिव वे में सोचते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर का मतलब ग्लोबल ट्रेड है, ये नहीं सोच पाते। एग्रीकल्चर का मतलब ये सोचते हैं, सर्वाइवल सोचते हैं। सर्वाइवल मोड पे रहोगे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे ना। करंट एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है वो सर्वाइवल मोड में है, इट्स जस्ट सर्वाइवल मोड। लेकिन इस सर्वाइवल मोड को बिजनेस बिजनेस का अप्रोच दोगे तभी ना एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगा। तो गवर्नमेंट का करंट ट्रेड पॉलिसी में, बिकॉज देखो सर, भारत एग्रीकल्चर में दुनिया में टॉप मोस्ट कंट्री में से एक है। अरे भाई, दुबई के पास तेल है, हमारे पास एग्रीकल्चर है। इसका तेल कल खत्म हो सकता है, कल इसका ऑयल माइंस कम हो जाएगा, बट हमारा एग्रीकल्चर कम नहीं होगा। इवन मिडिल ईस्ट का 50% फूड इंडिया देता है, पता है आप लोगों को? तो जो हमारे पास है हम उस पे क्यों नजर ना दे? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल अलाइड इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना है, देना है। आज अफ्रीकन नेशंस में इतना डिमांड है, आपको मैं बोल नहीं सकता, इसके लिए आपको इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम पे और रिसर्च करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका पागल हो जा रहा है कि इंडियन राइस लेने के लिए। इवन जापान, जापान राइस बहुत प्रोडक्शन करता है, मतलब सॉरी, बहुत कंज्यूम करता है। जापान में जब जब प्रॉब्लम होता है, जापान भी चाहते हैं कि इंडियन राइस हमारे पास आए, बट इंडिया में से राइस जाएगा कैसे? बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लेवल या फिर इंडियन एग्रीकल्चर लेवल अभी भी नैरो कॉन्सेप्ट में है। इसमें अभी भी बिजनेस मॉडल आया ही नहीं। थोड़ा बहुत जितना है पंजाब हरियाणा साइड में है, लेकिन वही लोग प्रोटेस्ट कर दिया ताकि उनका मोनोपोली ना खराब हो जाए। तो ये सर प्रॉब्लम आ सकता है, बट प्रॉब्लम, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बिना रिस्क का क्या हासिल हो सकता है? मतलब जैसे आकाश एयरलाइंस आया है, जानते हो आप लोग, झुंझुनवाला का? हाँ सर, था जानिस तो आकाश एयरवेज এসছে নতুন এয়ারলাইন্স, রাকেশ झुंझुनवाला। हाँ सर, विनय दुबे और राकेश झुंझुनवाला। आकाश एयरलाइंस के बारे में मुझे एक चीज, मैं रिसर्च कर रहा था थोड़ा सा, तो झुंझुनवाला का एक चीज मैं पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि झुंझुनवाला एक ऐसे बिजनेस में आया सर जहाँ पर सब कोई फेलियर है ना। आप देख लो विजय माल्या का किंगफिशर देख लो, ठीक है, विजय माल्या फेलियर है। जेट एयरवेज नॉरिस गोयल फेलियर है। हाँ, एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, फेलियर रहा। सिर्फ करेंटली सर्वाइवल मोड पे अच्छा चल रहा है इंडिगो, है ना। एक ही ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इंडिया में थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, दैट इज इंडिगो। तो झुंझुनवाला को सवाल, वो भी मुश्किल का सामना कर रहा है, इंडिगो भी मुश्किल का सामना कर रहा है, बट स्टिल ओके। बट पॉइंट विथ, जहां बड़े, इवन सहारा, सुब्रत रॉय, सहारा एयरलाइंस भी था,
जिसको बाद में जेट ने खरीदा था, और फिर जेट अभी अपना ऑपरेशन बंद करके बैठा हुआ है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये है कि झुंझुनवाला एक इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन नहीं। मतलब 60 प्लस एज है उनका, 64 65। इतना दिन जिंदगी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम किया है, बिजनेस नहीं किया। लेकिन फर्स्ट टाइम जिंदगी में एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन वैसा बिजनेस जहां पर 90% लोग फेलियर रहा है। तो उनको जो सवाल पूछा गया था इंटरव्यूअर से, उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा इच्छा है, दिस इज माई ड्रीम। कुछ करने से, कुछ ना करके फेलियर होने से अच्छा है कुछ करके फेलियर होना। मतलब ये फेलियरिटी ओके, अगर मतलब इवन ये भी बोला झुंझुनवाला ने, आई एम रेडी टू फेस द फेलियरिटी, आई एम रेडी टू फेस द फेलियर। मतलब चुपचाप बैठ के फेलियर होने से तो अच्छा है ना कुछ करो फिर फेलियर हो जाओ। घर में बैठ के ऐसे फेलियर होने वाले हैं, उससे अच्छा है कुछ करके फेलियर भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन करना है। यही सोच तो होना चाहिए ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ये मिसिंग रहेगा तो मुश्किल है। इसके लिए भी मेंटेलिटी होना चाहिए ना। फोकस ऑन हायर वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। Investment in agricultural overseas to produce raw materials for the Indian industry. Lower tariffs on inputs and raw materials. Development of trade infrastructure and provision of production and export incentives. गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ाने के लिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। लीगल बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 1992 में एक एक्ट भी बनाया, जिसका नाम भी दिया फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। फिर 2015-20 में पॉलिसी भी आया, जो पॉलिसी 1 अप्रैल 2015 से भी लागू हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट भी आया, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर एनफोर्स्ड बाय सेक्शन 5 ऑफ एफटी 1992 amendment from time to time reserve the right to make any amendment to the FTP by means of notification in public interest. Duration of foreign trade policy. The foreign trade policy incorporating provision relating to export, import, goods and service shall come into force with effect from date of notification, shall remain force up to 31st March 2020. Unless otherwise specified, all export import made up to the date of notification shall accordingly as per the foreign trade policy otherwise specified. ठीक है, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के बारे में भी बात किया गया, जैसे एनी लाइसेंस, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट, स्क्रीव, एनी इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉइंग फाइनेंशियल फिजिकल बेनिफिट। ठीक है, जो भी जिसको दिया जाएगा वो भी एज पर पॉलिसी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया गया है सर एज पर द एक्ट, जैसे एक्सेसरी और अटैचमेंट है। ठीक है, मैं आपको जो बोला था ना कि हर एक्ट का डेफिनेशन होता है। जैसे कि एक्सेसरी क्या होता है? एक्सेसरी और अटैचमेंट मीन्स part, sub-assembly or assembly that contributes to efficiency or effectiveness or a piece of equipment without changes its basic function. मतलब ट्रेड पॉलिसी का एक्सेसरी, एक्सेसरी और अटैचमेंट वो होता है जो that contributes to efficiency or effectiveness of a piece or equipment without changing its basic function. एक्ट क्या है? फॉरेन ट्रेड को एक्ट बोला जा रहा है। एक्चुअल यूजर इज अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू यूज इंपोर्टेड गुड्स in its own premises which has definite postal address. That is a very simple definition. Actual user, एक्चुअल यूजर ये हो गया आपका आइदर नेचुरल और लीगल। इंडस्ट्रियल यूजर भी हो सकता है, मतलब किसके कौन एक्सपोर्ट करता है कौन इंपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल आइदर नेचुरल और लीगल, हु यूटिलाइज इंपोर्टेड गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इन हिज ओन इंडस्ट्रियल यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग फॉर हिज ओन यूज इन अनदर यूनिट इंक्लूडिंग जॉबिंग। जॉबिंग मतलब लोगों को जॉब वर्क देना, व्हिच हैज अ डेफिनेटिव पोस्टल एड्रेस। एक्चुअल यूजर नॉन इंडस्ट्रियल, इट्स अ पर्सन हु यूटिलाइज द इंपोर्टेड गुड्स फॉर हिज ओन यूज। ठीक है, एनी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एंड एनी काइंड ऑफ सर्विस के लिए। देयर इज अ AEZ कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन, नोटिफाइड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो आपको मैं साइट में लेके दिखा रहा था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बोला है आयात निर्यात। आयात क्या होता है? आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है, आयात का हिंदी है सर, हिंदी या संस्कृत में बोला जाता है आयात एंड निर्यात। ठीक है, आयात मतलब एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट, एंड निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। अपील भी होता है, अपील इज एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट एंड इंक्लूड्स सच एप्लीकेशन preferred by DGFT official in government interest against decision by designated adjudicating appellate authorities. एप्लीकेंट कौन है, ऑथराइज कौन है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? व्हाट इज कैपिटल गुड्स है? जो इक्विपमेंट
अकाउंट्स में भी पढ़ा है आप लोगों ने। वैसे बेसिकली मशीनरी प्रोडक्ट्स, जहां से आप न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। एनी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट और एक्सेसरीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ गुड्स for rendering service, including those required for replacement, modernizations, technology upgradation, expansion, includes packaging machinery, equipments, refrigerations equipment, power generating sets, machine tools, equipment, instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agricultural, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, verticulture, ठीक है, as well as for the service sectors. मतलब आप ऐसा कोई गुड्स लाते हो जिसके थ्रू से आप कोई न्यू सर्विस या गुड्स प्रोडक्शन करो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कंपोनेंट क्या है, कंज्यूमेबल्स कौन है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, काउंटर ट्रेड क्या है। व्हाट इज काउंटर ट्रेड? सर जो इजी है वो आप पढ़ लोगे, मुझे पता है। काउंटर ट्रेड मींस एनी अरेंजमेंट अंडर विच एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर बैलेंस्ड आइदर बाय डायरेक्ट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। काउंटर ट्रेड वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और थ्रू थर्ड कंट्री अंडर ए ट्रेड एग्रीमेंट or otherwise export import under counter trade may be carried out through escrow account, buyback arrangements। escrow के बारे में मैंने बोला था ना आपको, escrow account के थ्रू से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में escrow account के थ्रू से होता है, ठीक है। मतलब एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है और उसके थ्रू से ट्रांजैक्शन होता है ताकि हर एक का प्रूफ रहे। तो यहाँ पर भी escrow अकाउंट के थ्रू से काउंटर ट्रेड होता है, 3-4 कंट्री मिलके एक दूसरे के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। काउंटर ट्रेड जैसे काउंटर ऑफर होता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। इट्स लाइक दैट। बायबैक अरेंजमेंट, बार्टर ट्रेड, ठीक है, तुम ये दो मैं तुमको वो देता हूँ। फॉर एनी सिमिलर अरेंजमेंट, बैलेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होली और पार्टली इन कैश, पूरा कैश में भी हो सकता है, पार्ट में भी हो सकता है, गुड सर्विस के बेनिफिट में भी हो सकता है। तुम गुड्स दो मैं तुमको सर्विस देता हूँ, काउंटर ट्रेड, ठीक है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपर, डेवलपमेंट कमिश्नर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, मतलब जो एसीजेड नहीं है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर का एरिया है, उसको डीटीए कहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब गवर्नमेंट लेवल में बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, मींस एरिया विच इज इन विच विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही होगा। आउटसाइड एसीजेड होगा, यूयू होगा, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क। इसके बाहर जो भी नॉर्मल एरिया है उसको डीटीए कहते हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, जहां पर नॉर्मल टैक्स रेट चलता है देश का, नॉर्मल टैक्स रेट। बट जहां पर एसीजेड, यूयू, ईएचटीपी मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये बेसिकली स्पेशल एरिया है जहां पर उसको बनाया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। समझ रहे हैं सर? प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा डेफिनेशंस को, ठीक है। प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आप एक बार डेफिनेशन एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, फिर जनरल प्रोविजन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशंस में हार्मोनाइज सिस्टम, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम का जो कोड होता है, ठीक है, ईचएस कोड बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, हर प्रोडक्ट का कोड होता है, जो मैंने जीएसटी में बता के रखा आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। कंप्लायंस विद डोमेस्टिक लॉज, ठीक है, किसके लिए क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल, ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, ठीक है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड नंबर आईईसी, ठीक है, ये एक 10 डिजिट नंबर होता है, allotted to a person that is mandatory for undertaking any export import activities. Now the facility for IEC in electronic form or EIEC has also been operationalized, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, ठीक, जैसे HSN कोड होता है, ठीक है, जीएसटी के बिल में आप देखते हो, या फिर मैंने आपको कुछ देर पहले यहाँ पर दिखा रहा था, ये देखो, ये देखो सर, आप जो भी एक्सपोर्ट करते हो उसका एक इंटरनेशनल कोड है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल का कोड है 27, ये लास्ट डिजिट होता है, 87 व्हीकल्स होता है, 85 मशीन्स होते हैं। ये मैंने आपको जीएसटी में भी बता के रखा, अगर आप लोग भूल गए तो एक बार जीएसटी का HSN का क्लास देख सकते हो, हार्मोनाइज का। और ये आईईसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल्स जानकारी लेना है तो डीजीएफटी के साइड में चले जाओ, आपको और डिटेल्स मिलेगा। बस प्रोसेस है सर, प्रोसेस है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस एक बार प्रोसेस है, गो थ्रू करो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, ठीक है। বোঝা যাচ্ছে তো? কিরে सर दादा, एक बार क्या करना है, इंस्टीट्यूट के किताब में जाओ और सारा का सारा जो रूल्स रेगुलेशन है एक बार गो थ्रू करो,
अगर किसी जगह में डाउट है, प्रॉब्लम है, और उस रिलेटेड क्वेश्चंस को भी एक बार देखो। डाउट प्रॉब्लम होता है तो मुझे क्लास में नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के बहुत सारा बात कर लिया आज, ठीक है। इवन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कैसे आगे करना है उसमें भी बात करनी है। बट आपको एक चीज करना है, आप एक बार इंस्टीट्यूट के किताब में जाके एक बार बस गो थ्रू कर लो, बिकॉज प्रोसेस है, समझाने लायक कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज समझ में ना आए आप मुझे जरूर पूछो, ठीक है। ज्योति बोलो सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, आज इतना ही है। कुछ दिन क्लास ऑफ रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल से फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ठीक है। फिर मंगलवार से फिर से क्लास चलेगा, ठीक है। आज शाम को जीएसटी क्लास है। ओके सर, बाय सर। ओके सर, टाटा। স্যার ম্যামের ক্লাসও বন্ধ থাকবে? কালকে হ্যাঁ আছে ম্যামের ক্লাস সকালে। হ্যাঁ, ম্যামের ক্লাসও বন্ধ থাকবে, ঠিক আছে। তবুও একবার ইনফর্ম করে দেবো, হ্যাঁ, ইনফর্ম করে দেবো। ঠিক আছে, রাখছি স্যার। আচ্ছা।